हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक अरिथमियास के बारे में। कार्डियक अरिथमियास जो कि एक ऐसी कंडीशन होती है जो अराइज होती है जब हमारा हार्ट हमारे नॉर्मल कार्डियक रिदम लाइक जो नॉर्मल बीटिंग होती है उसकी उससे अगर अलग जाके बीट करे या कुछ अलग नॉर्मल रिदम से कुछ भी अलग हो, इस टाइप की कंडीशन को हम अरिथमियास बोलते हैं। मे बी हार्ट हमारा फास्ट बीट कर रहा हो या मे बी स्लो बीट करे। जब भी ऐसी कंडीशन राइज होगी दैट्स आर कॉल्ड कार्डियक अरिथमिया। तो अगर जब हम कार्डियक अरिथमिया जब पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए नॉर्मल कंडक्शन रिदम, नॉर्मल कार्डियक रिदम क्या होती है हमारे हार्ट की। हमारे हार्ट का जो नॉर्मल कंडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो क्या है कि जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट है दिस इज बिटवीन 60 टू 100 बीट पर मिनट एंड एवरी बीट शुड ओरिजिनेट फ्रॉम एसए नोड, मतलब हर एक बीट एसए नोड से अराइज होनी चाहिए। कार्डियक इम्पल्स शुड प्रोपोगेट थ्रू अ नॉर्मल कंडक्शन पाथवे। जो हमारा कार्डियक इम्पल्स है वो एक नॉर्मल कंडक्शन पाथवे से होना चाहिए, के थ्रू पास होना चाहिए। और इम्पल्स शुड पास थ्रू नॉर्मल वेलोसिटी, लाइक जो उसके जो वेलोसिटी है, जो प्रॉपर स्पीड है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नॉर्मल कंडक्शन पाथवे। यार एक नॉर्मल कार्डियक रिदम मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल कंडक्शन पाथवे होता क्या है। तो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे क्या होता है कि हमारे हार्ट में कोई भी इम्पल्स है वो ओरिजिनेट होती है इन एसए नोड। एसए नोड से वो जाती है एबी नोड में, एबी नोड से बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और राइट बंडल ब्रांचेस। तो देखिए सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, एसए नोड में, एसए नोड से एबी नोड, एबी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांचेस। अब देख, तो ये जो कंडक्शन हुआ, लाइक जो भी होता है कि पहले हमारा आरटीएम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके थ्रू एक जो कंडक्शन इम्पल्स आई कि हमारे पहले आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके थ्रू हमारा ब्लड हमारे बॉडी से बाहर गया, उसको हम डिपिक्ट करते हैं एक हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग को थ्रू ईसीजी। ईसीजी हम देखेंगे तो ईसीजी में कुछ इस तरीके की वेव दिखाई देती है, जो जो होती है पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। तो पी वेव कब अराइज होगी, पी वेव अराइज होगी जब आर्टियल डिपोलराइज होगी। लाइक जब आर्टियम में डिपोलराइजेशन होगा, आर्टियल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उस केस को हम उसको जो जिस वेव से डिपेक्ट करते हैं वो वेव है पी वेव। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सिंबलाइज करती है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी उस कंडीशन को, तब हमारी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अराइज होता है। एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब वेंट्रिकल हमारे रिलैक्स होंगे उस कंडीशन को हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और उससे ईसीजी में हमारी कौन सी वेव आएगी, पी वेव। लाइक सपोज अगर ये हार्ट है तो अगर आरटीएफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इस कौन सी वेव आई, पी वेव, ये पी वेव। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकल्स हमारे अगर कॉन्ट्रैक्ट हुए तो कौन सी वेव आएगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो इस केस में आता है हमारा पी वेव। तो अब इनका अगर टाइम इंटरवल की बात करें तो जो पी वेव का इंडिविजुअल टाइम है वो 0.12 सेकेंड्स का होता है, और जो पी आर इंटरवल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.20 सेकेंड्स का होता है। तो 0.12 सेकेंड्स मतलब अगर हम ईसीजी का देखें तो ईसीजी का जो पेपर होता है उसमें एक बड़ा बॉक्स होता है एंड उसके अंदर 5 छोटे छोटे बॉक्सेस। इन ये 5 जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो ईच जो स्मॉल वाला बॉक्स है इसका जो टाइम काउंट होता है वो होता है 0.04 सेकेंड, लाइक 0.04 मिली, 0.04 सेकेंड। तो अगर 0.12 है तो दैट मीन्स 3 स्मॉल बॉक्सेस को एक पी वेव कवर करेगी। पी वेव आएगी तो 3 स्मॉल बॉक्सेस में आएगी।
और एक जो बड़ा बॉक्स होता है वो होता है 0.20 सेकेंड्स का। 0.20 सेकेंड्स का जो हमारे बड़ा वाला बॉक्स होता है ये होता है। तो एक पीआर इंटरवल कितने देर का रहेगा, वो कवर होगा एक बॉक्स में। वही वैसे ही सेम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी 0.12 सेकेंड्स का रहता है, मतलब वो भी 3 स्मॉल बॉक्सेस में आएगा। और देखें तो अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का क्यूटी ड्यूरेशन होता है, मतलब लाइक इसका कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में टाइम होता है वो 0.45 सेकेंड। मतलब मोटा मोटा 2 बॉक्सेस, 2.5 बॉक्सेस ये चाहिए होते हैं। मतलब एक क्यूटी इंटरवल आता है अप्रोक्सीमेटली 2.5 बॉक्सेस, लार्ज बॉक्सेस, तो एक क्यूटी इंटरवल दिखता है। एंड जो एक अनदर थिंग इज कि दो आर आर इंटरवल हम बोलते हैं, जब दो आर वेव्स के बीच में डिस्टेंस होती है उनको हम बोलते हैं आर आर इंटरवल। ये डिनोट करती है कि हमारी हार्ट बीट कितनी है। तो लाइक इसको एक सिंपल सा वो कहते हैं कि जैसे अगर दो आर आर इंटरवल के बीच में अगर सपोज हमारे 5 बड़े बॉक्सेस आए, 1, 2, 3, 4, और सपोज 5 या 6 बॉक्सेस आ गए, तो हम उनको 300 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई हमारी 50 बीट्स पर मिनट। तो लाइक इसका मतलब अगर दो आर आर इंटरवल के इस केस में अगर 6 बॉक्सेस आ रहे हैं, दैट मीन कि 6 बड़े बॉक्सेस आ रहे हैं, तो दैट मीन उनकी हार्ट बीट 50 बीट्स पर मिनट है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हार्ट बीट थ्रू आर आर इंटरवल। ओके, तो अगर हम अरिथमिया की बात कर रहे हैं तो अरिथमिया में जो बेसिक चीज ये है कि अरिथमिया अगर किसी को हुआ है तो उसको बेसिकली दो ही चीजें हुई होंगी, या तो उसको टैकियारिथमिया, या तो उसकी हार्ट रेट बढ़ गई होगी या फिर उसकी हार्ट रेट कम हो गई। हार्ट रेट बढ़ती है तो उस केस को हम बोलते हैं टैकिक अरिथमिया, और वहीं जब हार्ट रेट कम हो जाती है तो उस केस को हम बोलते हैं ब्रेडी अरिथमिया। तो टैकियारिथमिया किस कब होता है, जब उसकी जो ऑटोमेटिसिटी होती है वो बढ़ जाती है, या फिर सेल के अंदर री एंट्री सर्किट बढ़ जाता है। वही जब ब्रेडिकार्डिया कब होता है, जब उसकी ऑटोमेटिसिटी कम हो जाए या फिर कंडक्शन में किसी तरीके का ब्लॉक आ जाए। अब बात करें तो अगर हमारी हार्ट बीट 60 से 100 के बीच में है, लाइक बिटवीन 60 एंड 100, तो उसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल हार्ट रेट। अगर मोर देन 100 एंड इन बिटवीन 100 और 150 बीट्स पर मिनट है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल टैकिकार्डिया है, टैकियारिथमिया है। और अगर अप टू 250 बीट्स पर मिनट है तो फिर हम बोलते हैं पार्किंसोनल टैकिक अरिथमियाज है। अप टू 350 बीट्स पर मिनट जा रही है तो हम बोलेंगे फ्लैटरिंग की कंडीशन है। एंड अगर मोर देन 350 बीट्स पर मिनट जा रही है तो वो फिब्रिलेशन की कंडीशन है। तो सेम अरिथमिया के केस में इन बिटवीन 60 टू 40 बीट्स पर मिनट, इसको केस को हम बोलते हैं माइल्ड ब्रेडी अरिथमिया। अगर वो लेस अप टू 20 बीट्स पर मिनट जा रही है तो मॉडरेट ब्रेडी अरिथमियाज है। और अगर बाई चांस लेस देन 20 बीट्स पर मिनट जा रही है तो वो हो गया सीवियर ब्रेडी अरिथमिया। तो अब हम इसमें बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ टैकिअरिथमिया। तो टैकिअरिथमिया के मैकेनिज्म क्या होते हैं, टैकिअरिथमिया किस वजह से कॉज होते हैं। तो टैकिअरिथमिया की बात करें तो टैकिअरिथमिया बेसिकली 3 मेजर तरीके से कॉज होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिसिटी, सेकेंड वन इज री एंट्री, एंड थर्ड वन इज ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी। तो अगर हम पहले बात करें ऑटोमेटिसिटी की, ऑटोमेटिसिटी लाइक जो एसएन नोड का अगर डायग्राम दिख रहा है तो ये एसएन नोड का एक्शन पोटेंशियल है। तो एक्शन एसएन नोड में क्या होगा कि जब भी सेल रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल पे आएगी, वहां से उसको डिपोलाइज होने के लिए सोडियम चैनल आते हैं, और फिर सोडियम चैनल जो है थेरेपेटिक लेवल तक पहुंचती है, थेरेपेटिक कंसंट्रेशन तक। उसके बाद में कैल्शियम चैनल की वजह से ये डिपोलाइज होती है, और जब डिपोलाइज हो जाती है तो उसके बाद से पोटेशियम चैनल जब इसके लीक आउट होने शुरू हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल, पोटेशियम आयन का जब एक्सक्रीशन होता है सेल्स के अंदर से, तो हाइपरपोलराइजेशन वाली कंडीशन आती है। लाइक तो इसे बोलते हैं फेज 0 और ये फेज 3।
और ये आता है हमारा जब वो सेल डिपोलाइज हो जाती है, वापस इसके लिए आती है, तो हो गया फेज। तो बट अब ऑटोमेटिसिटी ये एक नॉर्मल कंडक्शन पाथ पे रहता है, ऐसे नहीं। अब क्या होगा, बाई चांस इसमें किसी तरीके की अल्ट्रेशन आ जाए, लाइक मतलब लाइक ये इसका एक्शन पोटेंशियल कम ड्यूरेशन का हो जाए, फ्लूइड में जल्दी जल्दी वो हो जाए, तो इस केस में इसका ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाती है, इफेक्ट करती है। जैसे सपोज जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो क्या होगा कि हार्ट बीट इम्पल्स बढ़ जाएगी, उसका फेस फोल्ड का जो स्लोप है वो इंक्रीज हो जाएगा। वहीं जब वेगल स्टिमुलेशन होगा लाइक एसिटाइल कोलिन की वजह से क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में फेस फोल्ड का स्लोप कम हो जाएगा और डिलेड डिलेड जो हमारा कंडक्शन होगा वो डिले होगा। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है, रिजल्ट इन रैपिड डिपोलराइजेशन बाय स्टिमुलेटिंग जीएस रिसेप्टर, resulting in phosphorylation of calcium channels and enhancing calcium concentration inside the cell. Or parasympathetic stimulation leads to slower depolarization and hence decreasing the automaticity. तो क्या होता है कि लाइक जो जैसे जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो क्या करते हैं कि जो अ, इस डायग्राम में आप आगे देखें एक मिनट। हाँ, जैसे सपोज जब हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू वो जीएस को एक्टिवेट करता है। जीएस स्टिमुलेट होता है तो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, और ये जो साइक्लिक एएमपी होता है ये जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनका फॉस्फोराइलेशन करता है। इससे क्या होता है कि जो सेल जो कैल्शियम चैनल सेल के बाहर जाने चाहिए थे वो बाहर नहीं जा पाते और उनकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाती है। जब कैल्शियम चैनल की कंसंट्रेशन बढ़ गई, पॉजिटिविटी बढ़ गई सेल के अंदर, तो दैट मीन्स वो जल्दी जल्दी डिपोलाइज होती है। इस तरीके से ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज ट्रिगर्ड अरिथमिया। ट्रिगर्ड अरिथमिया लाइक ये हमारे एज जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका एक्शन पोटेंशियल है। तो क्या होता है कि जब जैसे सपोज वेंट्रिकुलर सेल्स में कोई इंजरी हो गई या किसी वजह से उसके बगल वाले सेल में अगर उसका सोडियम का लेवल बढ़ गया तो क्या होता है कि कोई लीकी चैनल हो या मे भी इंजरी हो तो सेल डैमेज, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और अंदर सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई। इस एक्शन पोटेंशियल में क्या हुआ कि यहाँ पे जो होता है सोडियम की वजह से क्या होता है कि इसका डिपोलाइजेशन होता है, यहाँ पे प्लेटो फेज आता है कैल्शियम की वजह से। और जब हमारा पोटेशियम भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है, सेल्स के बाहर चला जाता है, इंफ्लक्स हो जाता है, तो वो कंडीशन होती है रिपोलाइजेशन की। बट अगर यहीं पे जब रिपोलाइजेशन के टाइम पे ही सेल के अंदर सोडियम आ गया, पॉजिटिव आयन आ गए, तो क्या होता है कि यहीं से ही सेल लाइक एक्सपोनेंशियल जनरेट होने लगता है। वो पॉजिटिव वो थोड़ा मतलब लाइक थ्रेशोल्ड से पहुंच के यहीं से ही एक नई एक्सपोनेंशियल जनरेट हो जाए। तो इस केस में क्या होगा कि उसको जनरेट यहाँ से होना चाहिए था, पर वो होगा यहाँ से या फिर यहाँ से होगा या फिर उसको थोड़ा टाइम रेस्टिंग होने पोटेंशियल में टाइम पहुँचना चाहिए था, बट उससे पहले ही वो लाइक डिपोलाइज हो जाए। तो इस कंडीशन में भी लाइक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से टैकीकार्डिया इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई सोडियम कंसंट्रेशन इन द वेंट्रिकुलर सेल। The presence of sodium may be due to the presence of leaky or funny sodium channel at the cellular membrane. Next is re-entry और सर्कस मूवमेंट। तो सर्कस मूवमेंट क्या होता है, सर्कस लाइक जैसे होता है सर्कस में जगलर होता है कि एक ही चीज को बार बार घुमाता रहता है, सेम थिंग यहाँ पे भी है। लाइक एक एक्शन पोटेंशियल आया हमारे पास, कंडक्शन वेव, और कंडक्शन वेव एक ऐसी जगह पे जंक्शन पे आया जहाँ पे आगे कंडक्ट नहीं हो पा रही, वो उसको डिवाइड होना हुआ है, तो फिर वो दोनों क्या करते हैं, बराबर बराबर डिवाइड होते हैं एंड आधे कंडक्शन इस तरफ आधे कंडक्शन इस तरफ आके एक नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम में इस तरीके से होता है। बट सपोज कि अगर इस एरिया में ब्लॉक है, अगर ब्लॉक होगा तो यहाँ पे जो हमारा कंडक्शन वेव होगी वो इम्पल्स कंडक्ट प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और यहाँ पे जो इम्पल्स कंडक्ट होगी वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी,
और यहाँ से तो इम्पल्स चलो ये चली गई, और ये वाली इम्पल्स वापस इसमें चली जाएगी, और जब वापस चली जाएगी तो फिर यहाँ पे हालांकि लाइक क्या होगा कि वो यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे ऑलरेडी एक इम्पल्स है, और वो इम्पल्स फिर मतलब लाइक यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जब यहाँ पे पहुंचेगी, अगर लाइक एक एक्स्ट्रा सिस्टोल डेवलप हो जाएगा, फिर लगातार जो कि एक सर्टेन टाइम में रिदम आनी चाहिए थी, इम्पल्स आनी चाहिए थी, वो उससे जल्दी जल्दी आने लग जाएगी, और इस तरीके से एक्स्ट्रा सिस्टोल डेवलप होंगे, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेंसरी एंट्री या फिर सर्कस मूवमेंट। लाइक जैसे यहाँ पे है कि यहाँ से मे भी किसी ब्लॉकेज की वजह से या इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो पाई, और नया पाथवे मतलब एक जो पुरानी इम्पल्स थी वो चली गई, और इसी तरह से एक ही इम्पल्स लगातार घूमती रहती है। इस टाइप के इम्पल्स को हम बोलते हैं, इस टाइप की मूवमेंट को बोलते हैं सर्कस मूवमेंट, गोल गोल घूमती रहती है, और इसी तरीके से ये टैकीकार्डिया की कंडीशन कॉज करती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अरिथमिया विद साइनस रीजन। साइनस रीजन में जो साइनस अरिथमियाज होते हैं वो होते हैं मेनली पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग वेगल स्टिमुलेशन, ड्यू टू रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन which stimulates M2 receptor, heart rate will get decreased. लाइक M2 रिसेप्टर की वजह से हार्ट रेट कम हो जाती है, और हार्ट रेट का यहाँ पे लाइक M2 रिसेप्टर का रोल ये है, क्योंकि जब भी हम इंस्पायर करते हैं, मतलब जब भी हम सांस लेते हैं, उस केस में हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि वेगल इनहिबिशन होता है, जो लाइक पैरासिम्पैथेटिक का इनहिबिशन होता है। तो वहीं पे जब हम एक्सपायर करते हैं, जब भी हम सांस छोड़ते हैं, तो हमारी हार्ट रेट डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि उस केस में जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है उसका स्टिमुलेशन होता है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन M2 रिसेप्टर जो कि एक इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है, उसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इज साइनस टैकीकार्डिया, जो कि अरिथमिया, जो कि साइनस रीजन का अरिथमिया है। तो इसमें क्या है कि अगर आप देखें यहाँ पे कि आर इंटरवल में काफी गैप है, और वहीं जब वेगल इनहिबिशन होगा, लाइक तो क्या होगा, जब वेगल इनहिबिशन होता है तो फिर जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और आप देखें तो आर इंटरवल का टाइम यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे सेटेलिक ज़्यादा है, और यहाँ पे आर इंटरवल कम हो गया। तो ये होता कब है? जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फीवर या हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में इस टाइप की टैकीकार्डिया अब देखी जाती है। नेक्स्ट वन इज साइनस ब्रेडिकार्डिया। इसमें क्या है कि नॉर्मल ब्रेडिकार्डिया है, बट इसमें आर इंटरवल काफी लंबे लंबे हो जाते हैं, लाइक हार्ट बीट की वजह से टाइम लग जाती है। तो ये होता है ड्यू टू जब वेगल स्टिमुलेशन होता है, अकर ड्यूरिंग, क्योंकि टैकीकार्डिया हाइपरथर्मिया में हो रहा है, तो ये हो सकता है हाइपोथर्मिया में, हाइपोथायराइडिज्म या फिर कोलेस्टीमिया जॉन्डिस। ओके, नेक्स्ट इज साइनस टैकीब्रेडिया। इस टाइप के सिंड्रोम को हम बोलते हैं जब हमारे एक ही लगातार हार्ट में इस वेगल स्टिमुलेशन और इनहिबिशन साथ हो रहा हो, लाइक यहाँ पे टैकीकार्डिया की कंडीशन है, और यहाँ पे इसके बीच में ये सारे ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है। इस टाइप के सिंड्रोम को हम बोलते हैं सिक साइनस सिंड्रोम। लाइक हमारा साइनस सिक हो चुका है, उसका बीच लाइक उसमें वो हो रहा है कि टैकी एरिथमिया भी आ रहा है, ब्रेडी एरिथमिया भी आ रहा है, इस टाइप का हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है हार्ट का, जहाँ पे हमें जो हम देखेंगे वो है आर्टियल। आर्टियल में जो अरिथमियाज किस टाइप के होते हैं वो देखते हैं। तो आर्टियल अरिथमियाज में आएंगे या हमारे आर्टियल टैकीकार्डिया, आर्टियल फ्लटर्स, और आर्टियल फिब्रिलेशन। मैकेनिज्म सबका सेम है जो टैकी अरिथमियाज का होता है। तो क्या होता है, आरटीएल जब आरटीएल के अंदर सर्कस मूवमेंट होने लगती है, मे बी किसी कंडक्शन इम्पल्स ब्लॉक की वजह से, या फिर कोई किसी इंजरी की वजह से कुछ और एक्टोपिक फोकाई डेवलप हो जाते हैं,
कहीं मल्टीपल जगह से इम्पल्स जनरेशन होने लगती है। इस टाइप के जो अरिथमियाज होते हैं तो उसको बोलते हैं मतलब आरटीएम में जब हो जाते हैं तो फिर इस वजह से आर्टियल अरिथमियाज हो जाते हैं। तो अगर नेक्स्ट इज आर्टियल टैकीकार्डिया। आर्टिया में टैकीकार्डिया तो क्या होता है कि लाइक वही एस ए नोड से ए बी नोड में आके यहाँ पे मे बी किसी ब्लॉकेज की वजह से जब सर्कस मूवमेंट हमारी स्टार्ट हो जाती है तो हमारे आर्टियम के अंदर लाइक आर्टियल के अंदर की ही बात है। तो जब आर्टियम के अंदर किसी तरीके से सर्कस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं आर्टियर टैकीकार्डिया। इसका देखें तो इसमें क्या होगा क्योंकि आरटीएम को हम आर्टियल डिपोलराइजेशन को हम दिखा रहे थे पी वेव से। तो क्या हो रहा है कि री एंट्री की वजह से लगातार इम्पल्स जारी है और जो हमारी आरटीएम है वो लगातार कॉन्टैक्ट कर रही है, लगातार कॉन्टैक्ट कर रही है। तो इस वजह से मल्टीपल पी वेव्स आते हैं और ये हालांकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिल्कुल स्मूथ एंड क्लियर है बट पी वेव्स मल्टीपल है। इस टाइप के जब टैकीकार्डियाज होते हैं तो इनको हम बोलते हैं आर्टियल टैकीकार्डिया। इसमें पी वेव हमें दिखाई देगी तो मतलब लाइक जब भी हमें पी वेव में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी आएगी तो वी लाइक कि हाँ ठीक है हमें सीधा पता चल गया कि दिक्कत है हमारे आर्टियल में। तो इन आर्टियल टैकीकार्डिया हार्ट बीट्स रैपिडली एट 125 to 150 beats per minute and multiple P waves are followed by QRS complex are generated due to abnormal stimulation of in arterial region. नेक्स्ट इज आर्टियल फ्लटर। जब इस तरीके के अपनी फोकाई हमारे आर्टियम में बढ़ जाए लाइक मल्टीपल जगह से सिग्नल आ रहे हैं और लगातार आए जा रहे हैं और एक सर्कस मूवमेंट लगातार चल रही है, लगातार आर्टियम हमारे यहाँ से भी कॉन्टैक्ट हो रहा है, मल्टीपल एक्टोपिक फोकाई होगा, यहाँ से भी इम्पल्स जारी है, यहाँ से भी जारी है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इस टाइप की कंडीशन में हम बोलते हैं आर्टियल फ्लटर। इस टाइप की वेव दिखती है इसमें पैनी पीरियड मल्टीपल पीरियड जिसमें इसमें भी आती है और इस टाइप की पीरियड को हम बोलते हैं एफ वेव। कैपिटल एफ से हम इनको डिनोट करते हैं। इसमें हार्ट बीट हो जाती है अप टू 250 बीट पर मिनट। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है आर्टियल फिब्रिलेशन। आर्टियल फिब्रिलेशन में क्या देखेंगे कि इसमें पीरियड क्लियर नहीं है एंड सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि दैट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी क्लियर नहीं है और इनके साइज भी लगातार वेरी कर रहे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा। इस टाइप से जब इस टाइप की कंडीशन आती है तो हम बोलते हैं हालांकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं बट फिर भी इस लाइक जब क्योंकि नॉर्मल साइज में नहीं है तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं आर्टियल फिब्रिलेशन। अब बात करते हैं जंक्शनल अरिथमिया। तो जंक्शनल अरिथमिया या तो जंक्शनल टैकीकार्डिया के होंगे या फिर जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया। तो जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया तो क्या होगा कि लाइक हमारा हार्ट है, हमने पहले एस्टेनोस साइनोसिज्म की बात कर ली, आर्टियल रिदम की बात कर ली, अब हम बात करें इस जगह की इस बारे में जो कि यहाँ पे हमारा एबी नोड है जो कि आर्टियल और वेंट्रिकल को जोड़ता है। तो यहाँ पे जब इम्पल्स जब लाइक अरिथमिया या किसी तरह की डिस्टर्बेंस कॉज होगी तो इसको हम बोलते हैं जंक्शनल ब्लॉक जंक्शनल अरिथमिया। तो जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया की बात करें तो इसको also हम these are also known as junctional blocks और nodal blocks और heart blocks। तो लाइक कंडक्शन में किसी तरीके की दिक्कत आए, यहाँ पे दिक्कत हो गई या मे बी इम्पल्स प्रॉपर तरीके से पार नहीं जा पा रही है या फिर मल्टीपल इम्पल्स जा रही है तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं जंक्शनल ब्लॉक। लाइक तो सबसे पहले जो जंक्शनल ब्लॉक की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि पीआर इंटरवल अब 0.2 सेकेंड से बढ़ जाता है। लाइक मोर देन 0.2 सेकेंड का जो पीआर इंटरवल है तो इस कंडीशन में बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। लाइक ये होता है जैसे सपोज ये एवी नोड है, एवी नोड के अंदर क्या होते हैं मल्टीपल सेल्स होती है और मे बी हो सकता है इसी वजह से क्या होगा कि जो इम्पल्स जो कंडक्ट हो रही होती है वो टाइम टेकिंग होती है, इसलिए इन्हीं वजह से
क्योंकि इनके अंदर मल्टीपल सेल्स होती है और इम्पल्स को आने में टाइम लगता है, इनको हम बोलते हैं स्लो कंडक्टिंग चैनल। ऐसे नोड को हम बोलते हैं फास्ट कंडक्टिंग। बंडल ऑफ हिस्स भी फास्ट कंडक्टिंग होगी, बंडल ऑफ हिस्स में भी फास्टली कंडक्टिंग होती है क्योंकि लार्जर सेल्स होती है और सेल नंबर ऑफ सेल्स भी कम होती है। इस टाइप में बंडल ऑफ हिस्स में फास्टर कंडक्शन होता है, बट ऐसे नोड में एबी नोड में स्लोअर कंडक्शन होता है और इन्हीं स्लो कंडक्शन की वजह से पीआर इंटरवल बढ़ जाता है। तो बट इसमें क्या है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्लियर रहता है, बट पीआर इंटरवल थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है और इस टाइप का अगर हमारे पास है तो वी विल कॉल इट एज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट इज सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। पहला है मोबिस टाइप 1 ब्लॉक एंड अनदर वन इज मोबिस टाइप 2 ब्लॉक। तो लाइक मोबिस टाइप 1 ब्लॉक, तो क्या होगा मोबिस टाइप 1 ब्लॉक में पीआर इंटरवल सक्सेसिवली राइज करेगा, बढ़ेगा और एक हमारा लाइक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पहले प्रोलॉन्ग होगा पीआर इंटरवल, उसके बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो जाएगा। लाइक एक क्यूआरएस एक पी वेव तो आएगी, बट उसके बाद में यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आना चाहिए था, वो नहीं है। तो क्या ऐसा इस तरह से होता है कि मे बी जैसे सपोज आपकी इम्पल्स आ रही है और यहाँ पे मे बी ब्लॉकेज है, तो पहली इम्पल्स जल्दी चली गई, दूसरी इम्पल्स थोड़ा टाइम लेस चली गई, तीसरी इम्पल्स थोड़ा और टाइम लेस चली गई और इसके बाद एक इम्पल्स कंडक्ट ही नहीं हो पाई। इस वजह से इस टाइप के ब्लॉक आते हैं। इस टाइप का ग्राफ होता है, इस कंडीशन में होता है मोबिस टाइप 1। नेक्स्ट इज मोबिस टाइप 2 ब्लॉक। इसमें क्या होगा कि पीआर इंटरवल तो सेम रहेगा। अब सपोज पीआर इंटरवल हमारा सेम रहे बट एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिस हो जाए। यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आना चाहिए था बट पीरियड के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसी को हम डिफाइन करते हैं 2:1 हार्ट ब्लॉक। 2:1 हार्ट ब्लॉक मतलब लाइक दो पी वेव हैं और उसके दो पी वेव के बीच एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसी तरह जब लाइक 3 पी वेव और एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम बोलते हैं 3:1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये भी मोबिस टाइप मोबिस टाइप टाइप 2 की ही एक तरीके का वो है। नेक्स्ट इज थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि लाइक किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं होता पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। हम कहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पाते कि कहाँ पे टी वेव जो हमारी वो है पी वेव कहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है, एस वेव कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है और टी वेव कहाँ पे एंड हो रही है। इस टाइप का ना तो यहाँ पे किसी तरीके का इनिशिएशन देख पा रहे हैं, ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी प्रॉपर आ रहा है, पी वेव भी आ रही है नहीं आ रही है उसको भी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। अब नॉर्मल कंडीशन होती है, ये होता है जब हार्ट में ब्लॉकेज ज़्यादा है, इस कंडीशन में बोलते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, एबी ब्लॉक। नेक्स्ट इज जंक्शनल टैकीकार्डिया। जो अभी तक हमने पढ़ा ये थे जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया के। नेक्स्ट इज जंक्शनल टैकीकार्डिया। तो क्या होता है कि जब जैसे सपोज ये हमारा हार्ट है और हार्ट में ही एसए नोड से एबी नोड पे कंडक्ट हो रहा है, कंडक्शन का नॉर्मल वो हमें पता है। बट क्या होता है ड्यू टू एन एनोमली कंडीशन, क्या होता है कि सपोज जहाँ पे किसी तरीके से कंडक्शन नहीं हो रहा है तो एक कंडीशन ऐसी डेवलप होती है, एनोमली कंडीशन है जहाँ पे एक जो हमारी इम्पल्स होती है एक एडिशनल पाथवे फॉलो कर लेती है। सपोज उसे यहाँ पे पाथवे मिला और वो उसके थ्रू आके वो पाथवे ऐसा होता है कि अ, इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ केंट। ये बंडल ऑफ केंट एक ऐसा पाथवे को प्रोवाइड कर देता है जो कि घूम के लाइक डायरेक्ट आर्टियन से सीधा सेप्टम में एक ऐसी मसल होती है जो सेप्टम में आके वो होती है। तो क्या होता है क्योंकि ए बी नो स्लो कंडक्टिंग चैनल यहाँ पे फास्ट कंडक्शन होता है, तो जैसे ही इम्पल्स होती है वो यहाँ से पास हो जाती है और लाइक सपोज जैसे इसको नॉर्मली पास होना चाहिए था यहाँ से, बट वो पास हो जाती है इसके थ्रू वापस यहाँ पे। अब यहाँ पे आके क्या होता है कि यहाँ पे इसको जंक्शन मिल जाता है और आधी वेव तो चली जाती है यहाँ पे और एक इम्पल्स वापस री एंट्री सर्किट के थ्रू वापस उसकी जगह पे आ जाता है और इस तरीके से री एंट्री बढ़ जाती है। और इस तरीके से जो
चीज अराइज होती है उसको हम बोलते हैं जंक्शनल टैकीकार्डिया ड्यू टू so like this type of tachycardia is caused due to an anomaly presence of bundle of Kent. बंडल ऑफ कैंट की वजह से जो टैकीकार्डिया होता है उसे हम बोलते हैं जंक्शनल टैकीकार्डिया. This bundle of Kent provides an uneven conduction pathway other than AV node. The impulse thus conducted very rapidly, resulting in circus movement in the bundle of Kent and causing tachycardia. Another thing is कि like इस वजह से जो यहाँ पे प्रॉपर ट्रू वेव का वो होना चाहिए था वो भी लाइक ये थोड़ा राइज रहता है. प्रॉपर जो सप्रेशन होना चाहिए था वो चीज नहीं होती. दिस रीजन. तो इससे जंक्शनल टैकीकार्डिया का एक एग्जांपल है WPW सिंड्रोम, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. So Wolff-Parkinson-White syndrome is a condition where there is an extra electrical pathway in the heart that leads to period of rapid heart rate. WPW syndrome is one of the most common causes of fast heart rate problems in infants and children. तो जब इस टाइप का टैकीकार्डिया आ रहा है तो मे बी जब हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लाइक पूरा प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे सप्रेशन नहीं हो रहा है, तो इस टाइप का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का वाइड भी हो जाता है. इस टाइप के टैकीकार्डिया को हम बोलते हैं जंक्शनल टैकीकार्डिया या WPW. नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर अरिथमिया. जब अरिथमिया हमारे वेंट्रिकल्स में होता है तो हम उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर अरिथमिया. हमने सबसे पहले पढ़ा साइनस अरिथमिया, जब हमारे एस्टेनोड साइनस रीजन में अरिथमिया हो रहे थे. उसके बाद हमने पढ़ा आर्टियल में, नेक्स्ट हमने पढ़ा जंक्शनल में, अब हम पढ़ रहे हैं वेंट्रिकल्स. तो वेंट्रिकल्स में अरिथमिया होते हैं. दीज अरिथमियाज अराइज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एक्टोपिक फोकाई इन वेंट्रिकल्स which leads to continuous impulse generation. The impulse conduction other than original pathway is originated, resulting in contraction of ventricles abnormally. तो बेसिकली क्या होता है कि इसके एट्रियम वेंट्रिकल में जब किसी तरह की एक्टोपिक फोकाई डेवलप हो जाए और यहाँ से भी इम्पल्स जनरेशन शुरू हो जाए, मे बी ड्यू टू इंजरी या फिर कहीं और साइनिक कंडक्शन हो रही हो, तो इस वजह से जो वो आती है उसको हम बोलते हैं ब्लैक वेंट्रिकुलर एरिया में इस तरीके से वो होने लगती है. तो फर्स्ट वन इज वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन. तो इसमें क्या होता है जब हमारे लाइक वेंट्रिकल्स में एक एक्टोपिक फोकाई आ जाए और वहां से कंडक्शन शुरू हो जाए स्मॉलर लेवल पे, तो ये कंडक्ट जब इम्पल्स जनरेट करेगा ये एक्टोपिक फोकाई, तो क्या करेगा कि वेंट्रिकल्स हमारी पहले ही जो अपने टाइम बीइंग से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और दिस लीड्स टू इस टाइप की एक्टोपिक बीट्स बोलते हैं. ये एक नॉर्मल साइनस रिदम इस तरीके से होता है बट ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर बीट्स या फिर वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट. और इस वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एबनॉर्मली वाइड हो जाता है. और जब इसी तरीके की प्री मैच्योर कंट्रैक्शन बढ़ जाते हैं तो फिर कंडीशन अराइज होती है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. इसमें भी लाइक लगातार कम ड्यूरेशन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाते हैं, वाइड होते रहते हैं और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है. और जब क्योंकि लाइक ये हो रहा है कि इम्पल्स लगातार आ रहे हैं तो जो वेंट्रिकल को प्रॉपर कंट्रैक्ट होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाता, वो लाइक जस्ट हिल रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर ब्लड की पंपिंग नहीं हो पाती. इसमें पेशेंट क्या होता है वेंट्रिकल फेंटिंग कंडीशन आ जाती है बिकॉज बॉडी में ब्लड प्रॉपर पहुंच नहीं रहा. नेक्स्ट वन इज वेंट्रिकुलर फ्लटर्स. वेंट्रिकुलर फ्लटर्स जब इस तरीके की कंडीशन और बढ़ जाए और लगातार लाइक बस क्यूआरएस वो लगा मोर देन एक्टोपिक फोकाई बन रहे हैं और लगातार बस टैकीकार्डिक सीवियर टैकीकार्डिक कंडीशन हो रही है, तो इस कंडीशन में बोलते हैं वेंट्रिकुलर फ्लटर. ओके, नेक्स्ट वन इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. ये इससे भी डेंजरस कंडीशन होती है जब यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी हमें डिफाइन नहीं कर पा रहे, ना पी वेव दिखी हुई है, बस लगातार इस मल्टीपल जनरेशन लगातार बस हमारा वेंट्रिकल लगातार बस हिल रहा होता है हार्ट इस टाइम पे. नेक्स्ट इज टॉर्सड जे पॉइंट. इसको हम बोलते हैं ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट. So TDP is
Torsades de Pointes is a rapid form of polymorphic ventricular tachycardia which is associated with evidence of delayed ventricular repolarization due to blockage of potassium conductance. TDP may be hereditary or acquired. QRS amplitude varies and the QRS complex appear to twist around the baseline. TDP is associated with prolonged QT interval which may be congenital or acquired. इसके कॉजेस की बात करें तो इसके कॉजेस हैं हार्ट डिसीज, लाइक वो मे बी इंफेक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, वेल्वुलर हार्ट डिसीज, डीटालिस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया और सीओपी। इन वजह से टॉर्सेड डे पॉइंट की कंडीशन आ जाती है जहाँ पे ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट ईसीजी में अबनॉर्मली दिखाई देते हैं और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वाइडनिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अरिथमियास के बारे में, जो भी लाइक पहले हमने पढ़ा कि साइनस इस हार्ट में साइनस रीजन में कौन कौन से अरिथमियास होते हैं साइनस में। उसके बाद हमने देखा एट्रियम में किस तरीके से होते हैं, फिर वेंट्रिकल्स के रीजन में किस तरीके से होते हैं और उनका ईसीजी में किस तरीके से शो होता है वो भी हमने देखा। तो होपफुली आपको ये समझ में आई होगी, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि और हम आगे कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम अपनी ग्रोथ करेंगे। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस।